लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 12 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इन दिनों मैं लखनऊ रहने लगा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका था। अछूतोद्धार की समस्या थी। इसी समय दलमऊ गया। कुल्ली की पूर्ण परिणति थी। राजनीति और सुधार दोनों के पूर्ण रूप थे। आंदोलन का केंद्र रायबरेली था। तब कुल्ली काफी भाग ले चुके थे। पहले नमक कानून दलमऊ में तोड़ा जाने वाला था। तब कुल्ली ने ही खबर दी थी कि पुलिस गोली चलाने की तैयारी में है। तब कार्यकर्ता दलमऊ से हटकर रायबरेली चले गए थे ताकि पुलिस को तकलीफ न हो। अदालत जाने वाले वकीलों, पुलिस के नौकरों, सरकारी अफसरों, पंडों, पुरोहितों, जमींदारों और ताल्लुकेदारों से घृणा करने लगे थे। प्रसंगवश ब्राह्मणों से भी घृणा करने लगे थे। कुल्ली एक अच्छे खासे नेता की तरह मिले। मिलते ही पूछा, आपके उधर कैसा कार्य है? मैंने ताज्जुब से पूछा, कौन सा कार्य? यही जो चल रहा है। कुल्ली ने भी आश्चर्य से मुझे देखते हुए कहा, राजनीतिक? मैंने सीधे सीधे पूछा। हाँ, यही आंदोलन वाला। कुल्ली कुछ कटे हुए बोले, अब तो समाप्त है। इससे कुछ होगा? किससे क्या होता है, क्या मिलता है, क्या जाता है, ये मैं नहीं जानता, इसलिए मानता भी नहीं। कुछ मेरी भी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, उन्हीं में कुछ नमक मिर्च अपनी समझ से मिलाकर। कुल्ली खुश हो गए। एक भेड़ बनता है तो दूसरा भेड़िया बनने का हौसला दबा नहीं सकता। इसीलिए अब तक दीनता और दीन की ही संसार के लोगों ने ऊंचे स्वर से तारीफ की है। मैं साधारण आदमी हूं। इसने कुल्ली को असाधारणता का बोध तत्काल करा दिया। मुझसे कहा, मैं उसे ले आया। किसे? उसी मुसलमानिन को। तब तो मेरी पहली बात तुमने मान ली। मैंने कहा था तुम गंगा में कूद पड़ो, तो मुझे लांग समेटे हुए ही उस वक्त देख पड़े थे। कुल्ली ने आश्चर्य से कहा, गंगा में कैसे कूदा? किताब में स्त्री को नदी कहा है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ स्त्री को ले आए हो। कुल्ली प्रसन्न हो गए। बोले, लेकिन एक बात है, यहां वाले मानते नहीं। जब जानेंगे तब मानेंगे। मैंने कुल्ली की छड़ी देखते हुए कहा, किसी को यह संशय नहीं कि यह छड़ी नहीं। कुल्ली ने भी अपनी छड़ी देखी और मुस्कुराकर कहा, लोग सताते हैं। पथवारी देवी के दर्शनों के लिए भेजा था, लोगों ने मंदिर के दरवाजे पर भी नहीं जाने दिया। तुम्हें समझना था, देवी जी ने कृपा की, ज्ञान दिया, क्योंकि वो मंदिर वाली नहीं थी, पथवाली थी। अच्छा। कुल्ली बहुत खुश हुए। कहा, इसलिए पथवारी कहते हैं। नम्र होकर बोले, मेरा नाम भी पथवारी दीन है। तब? मैंने कहा, और पथवारी देवी उसे क्या देती? आप बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कुल्ली ने हाथ जोड़कर मुंह के सामने हाथी की सूंड उठाई। मैंने मन में कहा, देखो अब कौन ज्ञानी है। देखो कुल्ली, मैंने कहा, गणेश जी जितने ज्ञानी हैं, मैंने सुना है उतने ही मूर्ख हैं। बंगाल में हस्ती मूर्ख कहते हैं, यानी हाथी की तरह का मूर्ख। इससे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं। एक दफा मेरे एक दोस्त जंगल में शिकार खेलने गए थे। एक शेर मारा। मारकर पत्तों से ढककर उसे नीचे डालकर फिर मचान पर जा बैठे कि एक आध हिरन आ जाए तो मारकर खाने का इंतजाम कर लें। इत्तेफाक आया हाथियों का झुंड। जंगली हाथी सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो हिलाकर पेड़ से भी आदमी को कैथे की तरह गिरा लेता है या डाल तोड़कर नीचे लाता है। मेरे मित्र पक्के शिकारी थे, उन्हें ये सब मालूम था। मचान कुछ ऊंचा था। हाथियों के नायक के सूंड बढ़ाते ही उन्होंने अपनी बंदूक नीचे डाल दी, ठीक उसी जगह जहां शेर मारा ढका था। हाथी बंदूक लेकर तोड़ने लगा। तब तक मेरे मित्र और ऊंची डाल पर चले गए। बंदूक तोड़कर पत्तों से ढकी चीज को देखने की उत्सुकता से हाथी ने सूंड बढ़ाई। पत्ते खोलते ही शेर दिखा। हाथी बेतहाशा भागा। उसके साथी भी भागे। मित्र बच गए। यद्यपि ये संयोग की बात थी, पर इसमें शिक्षा की कमी नहीं। जहां हाथी सताते हों, वहां शेर की खाल काम देती है। बुद्धि इसीलिए सबसे ऊपर है। कुल्ली समझ गए कि कहने वाला और जो कुछ हो, बेवकूफ नहीं। बोले, अछूत पाठशाला खोली है। 30-40 लड़के आते हैं, धोबी, भंगी, चमार, डोम और पासियों के। पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ के बड़े आदमी कहे जाने वाले लोग मदद नहीं करते। यहाँ के चेयरमैन साहब के पास गया, वो जबान से नहीं बोले। हालांकि शहर के आदमी हैं। टाउन एरिया में सिर्फ कुछ घर हैं, बाकी गंगा पुत्रों की बस्ती है। ये लोग उदासीन हैं,
कुछ सरकारी अफसर हैं, वे भड़काया करते हैं। कैसे काम चले? मदद कहीं से नहीं मिलती। जो काम करता था आंदोलन में छोड़ दिया। अब देखता हूं उसी गधे पर फिर चढ़ना होगा। मैंने सोचा, ये कार्य की बात है, रस की नहीं। जिन्हें कार्य करना है वे अपना रास्ता खोज लेंगे। जरा कुल्ली से एक चोट कसकर मजाक क्यों न किया जाए। जहां तक रस मिले पान करना चाहिए। आर्यों की संतान हूं। सोमरस के अभाव में ताड़ी का प्रयोग प्रशस्त है। काका कालेलकर साहब ने समझा दिया है। प्रकृति को पर्दे में रखना दुनिया के आदमियों का काम है। जिन्हें कहीं खुला नजर आएगा आप रुकेंगे। खुलकर पूरे इमोशन के साथ कहा, महात्मा जी को लिखिए। कुल्ली में इतना उच्छ्वास आया जैसे उनकी अर्जी मंजूर हो। पूछा, महात्मा जी का पता क्या है? मैंने पता बतला दिया। नोटबुक निकालकर कुल्ली नोट करते रहे। फिर सिर उठाकर मुझसे पूछा, महात्मा जी के अलावा और भी किसी को लिखना चाहिए? जैसे न्योता भेज रहे हो? हाँ, मैंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर सिर झुकाकर लिखते हुए पूछा, आनंद भवन इलाहाबाद या स्वराज्य भवन इलाहाबाद? मैंने कहा। कुल्ली ने लिख लिया। फिर निश्चिंत होकर मुझसे कहा, एक रोज हमारे यहां चलिए, आपको सब कुछ दिखाऊं। अपनी भौजी को भी देखिए। सांवली है, गोरी? मैंने जल्द उत्तर पाने की गरज से पूछा। कुल्ली मुस्कुराए, कहा, अपनी आंखों देखिए। कुछ योग्यता? मैंने बिल्कुल आधुनिक फैशन के आदमी की तरह पूछा। कुल्ली गंभीर होकर बोले, बहुत अच्छी रामायण पढ़ती है। अभी गई थी। राजा साहब या रानी साहब शिवगढ़ या किसे कहा, पढ़कर सुनाई। उन्हें बहुत खुशी हुई। पूछना चाहता था सिर्फ खुशी रही या बख्शीश भी मिली, लेकिन स्त्री और सभ्यता का विचार कर रह गया। कुल्ली ने पूछा, तो पाठशाला देखने कब आइएगा? अछूतों का मामला, यहां चालाकी नहीं चलेगी। सोचकर मैंने कहा, जब आप कहें आऊं। मैं समझता हूं परसों ठीक होगा, क्योंकि आप लड़कों को खबर भेज दे सकेंगे। उस रोज अधिक से अधिक लड़के हाजिर हो सकेंगे। नमस्कार कर कुल्ली विदा हुए। मैं श्रीमती मुखोपाध्याय के यहाँ गया। ये स्त्रियों की चिकित्सा प्रसव आदि के लिए खास तौर से नियुक्त सरकारी डॉक्टर थीं। इनके पति मुखोपाध्याय महाशय उस समय बंगाल से आकर वहीं रहते थे। श्रीमती मुखोपाध्याय उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी थी। ईश्वर की कृपा से उनकी एक पुत्र और 7-8 कन्याएं थीं। जब कन्याओं को लेकर गंगा नहाने जाती थी तब देखने वालों को बॉयज टू लिलीपुट याद आ जाता था। मुखोपाध्याय महाशय संदिग्ध स्वभाव के आदमी थे। कोई भी सरकारी अफसर लेडी डॉक्टर से मिलने जाता था तब वो संदेह करने लगते थे। पति पत्नी में अक्सर तकरार चलती थी, पर वृद्ध मुखोपाध्याय मुश्किल से एक रात पूरी उतार सकते थे। मन चले आदमी समझ गए थे, इसलिए सवेरे ही कोई न कोई पहुंचते थे। मेरी उनकी इस तरह जान पहचान हुई कि मेरे एक सम्मान्य मित्र के यहाँ वो जाया करते थे। मित्र कानकुब्ज हैं, साथ सुप्रसिद्ध। वो मुखोपाध्याय महाशय को उतना ही बड़ा मानते थे जितना बड़ा कलकत्ता बंबई वाले हिंदुस्तानियों को मानते हैं। मुखोपाध्याय महाशय दुखी होते थे। एक दिन मैंने ये दृश्य देखा तो आमंत्रित करके इन्हें खिलाया। तब से इनके यहाँ कभी कभी जाया करता था। मवेशी डॉक्टर भी बंगाली थे, वहां प्रायः रोज जाते थे। मुसलमान सब तहसीलदार साहब भी जाते थे। मैंने कुल्ली के संबंध में पूछा तो सबको नाखुश पाया। कहा, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनसे सहानुभूति क्यों नहीं रखते? लोगों ने कहा, अछूत लड़कों को पढ़ाता है इसलिए कि उसका एक दल हो। लोगों से सहानुभूति इसलिए नहीं पाता। एकड़ी है, फिर मूर्ख है, वो क्या पढ़ाएगा? 3 किताबें भले पढ़ा दे। ये जितने कांग्रेस वाले हैं अधिकांश में मूर्ख और गंवार। फिर कुल्ली सबसे आगे है, खुल्लम खुल्ला मुसलमानिन बैठा है। उसे शुद्ध किया है। कहता है अयोध्या जी जाने कहाँ ले जाकर गुरु मंत्र भी दिला आए हैं। पर आदमी आदमी है जनाब, जानवर थोड़े ही है। कान फुकाने से विद्वान शिक्षक और सुधारक होता है? देखो तो बीवी तुलसी की माला डाले है। दुनिया का ढोंग। तीसरे दिन कुल्ली आए, बड़े आदर से ले गए। देखा, गढ़े के किनारे ऊंची जगह पर मकान के सामने एक चौकोर जगह है। कुछ पेड़ हैं। गढ़े के चारों ओर के पेड़ लहरा रहे हैं। कुल्ली के कुटीनुमा बंगले के सामने टाट बिछा है। उस पर अछूत लड़के श्रद्धा की मूर्ति बने बैठे हैं। आंखों से निर्मल रश्मि निकल रही है। कुल्ली आनंद की मूर्ति साक्षात आचार्य। काफी लड़के मुझे देखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए नत शिर अपने अपने पाठ में रत हैं। बिल्कुल प्राचीन तपोवन का दृश्य।
इनके कुछ अभिभावक भी आए हैं, दोनों में फूल लिए हुए, मुझे भेंट करने के लिए। इनकी ओर कभी किसी ने नहीं देखा। ये पुष्ट दर पुष्ट से सम्मान देकर नतमस्तक ही संसार से चले गए हैं। संसार की सभ्यता के इतिहास में इनका स्थान नहीं। ये नहीं कह सकते हमारे पूर्वज कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद थे। रामायण महाभारत इनकी कृतियां हैं। अर्थशास्त्र, कामसूत्र इन्होंने लिखे हैं। अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज इनके वंश के हैं। फिर भी ये थे और हैं। अधिक न सोच सका। मालूम दिया जो कुछ पढ़ा है कुछ नहीं, जो कुछ किया है व्यर्थ है, जो कुछ सोचा है स्वप्न है। कुल्ली धन्य है, वो मनुष्य है। इतने जंबकों में वो सिंह है। वो अधिक पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अधिक पढ़ा लिखा कोई उससे बड़ा नहीं। उसने जो कुछ किया है सत्य समझकर। मुख मुख पर इसकी छाप लगी हुई है। ये इतने दीन दूसरे के द्वार पर क्यों नहीं देख पड़ते। मैं बार बार आंसू रोक रहा था। इसी समय बिना तत्व के, बिना मंत्र के, बिना वाद्य, बिना गीत के, बिना बनाव, बिना सिंगार वाले वे चमार, पासी, धोबी और कोरी दोने में फूल लिए हुए मेरे सामने आ आकर रखने लगे। मारे डर के हाथ पर नहीं दे रहे थे कि कहीं छू जाने से मुझे नहाना होगा। इतने नत, इतना अधम बनाया है मेरे समाज ने उन्हें। कुल्ली ने उन्हें समझाया है, मैं उनका आदमी हूं, उनकी भलाई चाहता हूं, उन्हें उसी निगाह से देखता हूं जिससे दूसरे को। उन्हें इतना ही आनंद विवल किए हुए हूं। बिना वाणी की वो वाणी, बिना शिक्षा की वो संस्कृति प्राण का पर्दा पर्दा पार कर गई। लज्जा से मैं वहीं गड़ गया। वो दृष्टि इतनी साफ है कि सब कुछ देखती समझाती है। वहां चालाकी नहीं चलती। उफ, कितना मोह है। मैं ईश्वर, सौंदर्य, वैभव और विलास का कवि हूं, फिर क्रांतिकारी। संयत होकर मैंने कहा, आप लोग अपना अपना दोना मेरे हाथ में दीजिए और मुझे उसी तरह भेंटिए जैसे मेरे भाई भेंटते हैं। बुलाने के साथ मुस्कुराकर वे बढ़े। वे हर बात में मेरे समकक्ष हैं, जानते हैं, घृणा से दूर हैं। वो भेद मिटते ही आदमी आदमी, मन और आत्मा से मिले। शरीर की बाधा न रही। इस रोज मैं और कुछ नहीं कर सका, देखकर चला आया, कुछ लड़कों से कुछ पूछकर। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास कुल्ली भाट का भाग 12, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।